चर्चा का पहलू आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सेक्रेटरी सीएमएन एनर्जी इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की उनके कंधों पर भी है। तो अगला विजन क्या है? चारधाम यात्रा चल रही है, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। चारधाम यात्रा में भी तमाम सवाल होंगे। ओवर टू यू कुंदन। थैंक यू आकांक्षा। आकांक्षा के भी कुछ सवाल। आकांक्षा प्लीज आप मेरे पास आ जाइए, इधर बैठिए। और सर स्वागत है आपका। पहला सवाल ये सर कि चूंकि आप सचिव मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के जो विजन है मुख्यमंत्री जी का, धामी जी का, वो विजन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड क्रिएशन का अभी 2000 में क्रिएशन हुआ था, 24 साल हो गया है। अब अगले साल 25वां साल पूरा हो जाएगा। तो सीएम साहब ने 25 साल का जो उत्तराखंड का कंप्लीट होगा, उस समय के लिए हर एक डिपार्टमेंट को अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बोला है। इसको प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पूरा कंपाइल किया हुआ है सशक्त उत्तराखंड के नाम से। इसके अलावा एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट हम लोग लेके चल रहे थे कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी हैं जो राज्य के, इसको 2 गुना करेंगे। और ये बहुत स्टीप टारगेट है। उसके लिए हमको डबल डिजिट ग्रोथ रेट 12-13% के आसपास में ग्रो करना पड़ेगा। और उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ जो हैं बदलाव लाई गई थी, और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोशन करने के लिए बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ बनाए गए थे। लगभग 30-32 पॉलिसीज़ जो हैं नए बन गए हैं। और उसके साथ साथ एक उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ है। उसका मुख्य रूप से यही टास्क होगा। और जीएसडीपी को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन में केवल वेज एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, बल्कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर के भी काफ़ी कुछ हमारे प्रयास चल रहे हैं। अभी प्राइमरी सेक्टर, चूँकि प्राइमरी सेक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 60% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें कृषि और उसके सहवर्ती क्षेत्र आते हैं, और उसमें हमारी जो ट्रेडिशनल लो वैल्यू क्रॉप्स से हाई वैल्यू क्रॉप्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम्स बनाए हैं। मिशन एप्पल प्रोग्राम, मिशन कीवी प्रोग्राम, मिशन वालनट प्रोग्राम और आरोमा मिशन, मिलेट मिशन, तो ये सब बनाया गया है। तो आपको अगले 1-1.5 साल में इसका ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट भी दिखना शुरू होगा। और हमें उम्मीद है कि जिस डायरेक्शन में सरकार जा रहा है, उससे यहाँ सरकार की इनकम के साथ साथ हर एक नागरिक का इनकम भी आगे बढ़ेगा। डबल डिजिट आपने जीएसडीपी की बात की, ये कैसे होगा? 2 या 3 प्लानिंग जल्दी से बता दीजिए, फिर मीनाक्षी सवाल आकांक्षा सवाल। जीएसडीपी क्या होता है? जीएसडीपी आपका टोटल सम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ स्टेट। तो हम लोगों को ज़्यादा उत्पादकता बढ़ानी है। उत्पादकता जब बढ़ाएंगे तो जो स्टेट का इनकम है या इंडिविजुअल का इनकम है या टैक्स रेवेन्यू है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये सब उसके बाई प्रोडक्ट हैं। एक बार आपने इस पे फोकस कर लिया कि आप अपने जीएसडीपी की साइज़ को बड़ा करें, तो इसको करने के लिए कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए थे। हमारे थ्रस्ट सेक्टर्स क्या होंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग भी एक थ्रस्ट सेक्टर रहेगा। तो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने किया था, काफ़ी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हुई थी और इन्वेस्टमेंट्स की ग्राउंडिंग भी हुई थी। और उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर पे भी हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो है हाई पेइंग जॉब्स की क्रिएशन होती है। और प्राइमरी सेक्टर भी हमारा फोकस है, और टूरिज्म सेक्टर खास तौर पर। सर, आपकी कोशिश उत्तराखंड को लेकर ये है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर हो। अभी हम देख भी रहे थे जब यहाँ पर आए कि सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड में कुछ ऐसी कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है। आपने भी अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया, बड़ी संख्या में निवेश भी आया दुनिया भर से, लेकिन ग्राउंडिंग अभी हुई कितनी है? अभी आपने देखा होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो फाइनल इवेंट हुआ था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उस इवेंट से पहले ही हमने 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करा चुके थे। क्योंकि इस बार पिछले बार की इन्वेस्टर समिट से थोड़ा सा अलग किया था कि जो रोड शोज़ हमारे हुए थे, प्रत्येक रोड शोज़ में हम लोग MOU साइन करना शुरू कर दिया था, सो दैट फाइनल इवेंट से पहले हमें कुछ टाइम मिल जाए जिसमें हम ग्राउंडिंग पे काम कर पाएँ। तो 44,000 करोड़ उस समय ग्राउंडिंग हो गई थी।
और 30,000 करोड़ की अतिरिक्त ग्राउंडिंग उसके बाद हुई है। 75,000 करोड़ की ग्राउंडिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। और इसके साथ साथ सर्विस सेक्टर के कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं सर्विस सेक्टर पॉलिसी के लिए वेट कर रहे थे और पॉलिसी अब हो गया है। और उसके बाद हम जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होगा उसके बाद हम फुल फोर्स में सर्विस सेक्टर की ग्राउंडिंग पर फोकस करेंगे। और साथ साथ एनर्जी सेक्टर में भी कुछ बड़े निवेश के प्रपोजल्स आए हैं जिसको अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। सर, चारधाम यात्रा भी अभी चल रही है और पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार देखा जाए तो व्यवस्थाएं भी काफ़ी ज़्यादा की गई हैं, चाहे वो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको देखते हुए। ऋषिकेश में बहुत सारी आपने व्यवस्थाएं की है। थोड़ी सी बीच में हमने सिचुएशन देखी चरमराती हुई, लेकिन उसको भी मैनेज करने की आप कोशिश कर रहे हैं। अभी इस बार रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है, तो अब आगे को लेकर किस तरह की व्यवस्था है प्रशासनिक? देखिए, जितने भी तीर्थ यात्रा हैं केवल चारधाम की नहीं है, इवन हरिद्वार ऋषिकेश में भी स्नान पर्व आते हैं, या देश में कई अन्य धार्मिक स्थल हैं जिसमें ऐसे पर्व आते हैं। तो उस समय भीड़ का आंकलन करते हैं, किसी पर्टिकुलर भीड़ को आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन कभी कभी उस एस्टिमेट के बियॉन्ड भीड़ आ जाता है तो नेचुरली एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ परेशानियां होती है। ये देखा गया था कि चूँकि हमने रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस रखा हुआ था, बट बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोग काफ़ी पहुंच रहे थे। तो शुरुआत में ये सोचा गया था कि अब उनको रोकेंगे तो उनको निराशा होगी तो आने देते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कई सारे सड़क जाम से लेकर के जो पैदल रास्ता है यमुनोत्री धाम के, केदारनाथ धाम के, उसमें भी काफ़ी भीड़ आने लगी। तो हमें कुछ हादसा होने की खतरा भी लग रहा था। तो उसके चलते ये निर्णय लिया गया है कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनको हम लोग अलो नहीं करेंगे। चूँकि चारधाम का जिक्र हो गया, मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा सरकार ने क्या किया है कि पिछले साल चारधाम यात्रियों का रिकॉर्ड टूटा और इस बार आपको क्या उम्मीद है? जो हम शुरुआत में संख्या देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की, ये संख्या कहाँ तक जाने वाली है? और मेरा मूल सवाल ये है कि इतनी संख्या में श्रद्धालु क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें बहुत सारी फैसिलिटी आप दे रहे हैं? क्या ऐसा है? देखिए, किसी समय पर चारधाम यात्रा उतना सुगम यात्रा नहीं माना जाता था और चारधाम यात्रा बहुत कम लोग आते थे। अब यात्रा इतना सुगम हो गया है, जैसे केदारनाथ में 18 किलोमीटर का ट्रैक है तो ऑप्शन के तौर पर आपके पास हेलीकॉप्टर सेवा भी है। ऐसे ही यमुनोत्री धाम में 5 किलोमीटर की ट्रैक है तो आपके पास घोड़ा खच्चर इस तरीके की व्यवस्थाएं भी हैं। तो लोग जो हैं काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उसके साथ साथ धामों की जो प्रचार प्रसार है ये भी काफ़ी हो गया है। और उसकी वजह से भी जो पिछले बार की यात्रा में आए थे उन लोगों ने और लोगों को मोटिवेट किया होगा, वर्ड ऑफ माउथ भी होता है पब्लिसिटी में। तो ये सब मिल करके काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के रिपीटेड विजिट से भी उसका जो देश भर में जो प्रचार हुआ है वो भी एक इम्पैक्ट का एक कारण रहा है। सर, अभी मानसखंड प्रोजेक्ट को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। सीएम धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है ये। कितना काम अभी इस पर हुआ है? क्योंकि काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट किस तरह की है अभी? देखिए, मानसखंड मंदिर मिशन में 2 तरीके के काम होने हैं। एक तो अप्रोच रोड्स को ठीक करना है, जितने मानसखंड के अंदर जो मंदिर आते हैं और उनकी जो अप्रोच है उसको इजी बनाए, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो धाम है, धाम के सराउंडिंग में कॉरिडोर डेवलपमेंट हो और उससे पार्किंग, स्टे का और उसकी ब्यूटिफिकेशन, ये सब काम हो। तो ये जो सेकंड नेचर ऑफ वर्क है उसको टूरिज्म डिपार्टमेंट देख रहे हैं। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कैंची धाम का मास्टर प्लान बना दिया है और साथ में आदि कैलाश का भी मास्टर प्लान बना दिया है, जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान बना दिया है। कुछ काम टेंडरिंग स्टेज पर है। और शारदा कॉरिडोर जो आपके टनकपुर में पूर्णगिरी मंदिर को लेकर के शारदा कॉरिडोर बनाना है, तो ये जिम्मेदारी उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड को दी गई है। अभी उसके मास्टर प्लानर को हायर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो रोड वाइडनिंग होनी है, तो इन सब के प्रपोजल सेंट्रल रोड सेक्टर के फंड के लिए सबमिट किया जा चुका है। सर, ऊर्जा भी आपके पास है और ऊर्जा प्रदेश में हम बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल इस पर पूछे जाते हैं कि अभी भी ऊर्जा की स्थिति वैसी नहीं है। आपके हिसाब से हम कहाँ पर खड़े हैं ऊर्जा के क्षेत्र में? देखिए, ऊर्जा क्षेत्र में चूँकि हमारे जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हाइड्रो पावर है और हाइड्रो पावर में हमें मल्टीपल रोड ब्लॉक्स को फेस करना पड़ा। भागीरथी वैली को पूरी तरीके से
प्रोजेक्ट्स के लिए बंद कर दिया गया, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दी गई है। और अलकनंदा वैली को लेकर के अभी एक इंटरिम स्टे है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और टोटल 44 हमारे प्रोजेक्ट थे अलकनंदा वैली में। तो 44 प्रोजेक्ट्स को एक्सपर्ट ग्रुप ने स्टडी किया था और फाइनली 21 प्रोजेक्ट्स को उन्होंने क्लियर किया था और 23 प्रोजेक्ट्स को मना किया था। तो स्टेट की तरफ से हम लोग यही प्लीड कर रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय से कि ये जो 21 प्रोजेक्ट्स जिसको एक्सपर्ट कमेटी ने क्लियर किया है वो सैंक्शन हो जाए, और इसकी फाइनल हियरिंग अगस्त और सितंबर में होनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले डेट में बोल दिया था कि हम अगस्त सितंबर में इसकी फाइनल हियरिंग करके जजमेंट दे देंगे। तो पॉजिटिव जजमेंट आने पर हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम लोग अब दूसरे जगह के परियोजनाओं में विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, और उसमें कुमाऊं साइड के परियोजनाएं हैं, गौरी गंगा और धौली गंगा के प्रोजेक्ट्स, और यमुना रिवर के प्रोजेक्ट्स हैं। यमुना रिवर में एक ब्यासी अभी बन चुका है, लकवाड़ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, शुरू हुआ है। एक किशाऊ प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसका हिमाचल के साथ हमारी जॉइंट वेंचर है, और हिमाचल सरकार और भारत सरकार के बीच में कुछ इश्यूज़ को लेकर के डिसएग्रीमेंट है, और जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और फिर उसके बाद उसको शुरू करेंगे। लेकिन जो स्टेट ने पिछले 10-15 साल में स्मॉल हाइड्रो पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, और ये हमारे हिसाब से एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें बहुत क्विक रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश को अगर हम देखेंगे तो पूरा स्मॉल हाइड्रो पावर के माध्यम से ही वो एक पावर सरप्लस स्टेट बन गए हैं। तो अभी हमने अपने स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी को रिवाइज़ किया था और हिमाचल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉलिसी बनाई। उसके बाद हमारे 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे बिड आउट हो गए थे, जो पिछले बार बिड आउट हुए थे और प्रोजेक्ट किसी न किसी कारण से टेक ऑफ नहीं हो पा रहे थे, उनको भी एक वन टाइम सेटलमेंट के तहत एक्सटेंशन दिया था बिना पेनल्टी के। उसके बाद वो सारे प्रोजेक्ट्स चल पड़े हैं। 12 प्रोजेक्ट्स और हम लोग बहुत जल्दी बिड करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो प्रोजेक्ट्स का आप अभी जिक्र करें, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तो चीज़ें फिर भी बहुत इजीली टैकल कर ली जाती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी सामने आती हैं। तो चुनौतियाँ किस तरह की अभी अगर मैं यहाँ पर उत्तराखंड में बात करूँ प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रही है? देखिए, पहाड़ी इलाके में प्रोजेक्ट बनाने में डिफ़िकल्टी तो होती है, और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, लीगल डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं। उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस से लेकर के, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्लियरेंस से लेकर के, और फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र केसेस को लेकर के काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। बट हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कंपैरेटिवली कम समस्याएं आती हैं, क्योंकि वो उसकी आकार कम है और एरिया अफेक्टेड भी कम है। उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट या रिहैबिलिटेशन वाली इश्यूज नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग विशेष रूप से उसको फोकस कर रहे हैं। एक और चीज़ हम लोग फोकस कर रहे हैं वो है पंप स्टोरेज प्लांट, और पंप स्टोरेज प्लांट के भी प्रपोजल्स हमारे पास इवन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी साइन हुए थे। JSW ग्रुप ने अपने 15,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का एक इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया था, और उसमें 8,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट फेज़ का उन्होंने प्रपोजल दे दिया है, जिसको अभी एग्जामिन कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा UJVNL जो हमारे स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो भी पंप स्टोरेज प्लांट बनाने वाले हैं। एक THDC का पंप स्टोरेज प्लांट टेहरी डैम का, वो जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। और सोलर पॉलिसी भी हमने बनाया था, उसके तहत हमने 2000 मेगावाट तक सोलर पावर को ले जाने का एक 3-4 साल का रोड मैप बनाया है। उसके तहत भी हम लोग एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। उत्तराखंड अलग राज्य बने हुए 24 साल हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्लानिंग तो चलती है, क्योंकि प्लानिंग आपके पास ही वो डिपार्टमेंट है। तो आर मीनाक्षी सुंदरम जी की कौन सी ऐसी प्लानिंग है जो आपके हिसाब से लगता है कि आपने वो मास्टर प्लानिंग है जो विकास की देवभूमि के विजन को आगे बढ़ा करके वो प्लानिंग ले जाएगी? देखिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमने एक उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है। तो ये बोर्ड का गठन उत्तराखंड के राज्य के हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा। ऐसे सिमिलर बोर्ड्स 2 और स्टेट में हैं, एक तो गुजरात में है और दूसरा पंजाब में है। और ये इसको एक्ट के थ्रू हमने बनाया है, इसको काफ़ी सारे शक्तियाँ प्रदान की गई है, और ये हमें जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है उसको एक्सेलरेट करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। सर, अभी नैनीताल की मैं बात करूं, वैसे तो पूरा उत्तराखंडी पर्यटन स्थल है, लेकिन नैनीताल है, मसूरी है, ऋषिकेश है, यहाँ पर सरकार का रोपवे पर काफ़ी फोकस है। तो इसको लेकर किस तरह की प्लानिंग है आपकी? देहरादून मसूरी रोपवे तो ऑलरेडी बिड आउट हो चुका है। अब
खाली उसकी वर्क स्टार्ट होनी है और क्या अड़चन आ रहा है और वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से डिस्कस करके उसको दूर किया जाएगा। और नैनीताल के लिए एक जो हमारे पास HMT का जो लैंड ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ से नैनीताल को कनेक्ट करने वाली रोपवे को बनाना है। हालांकि अभी उसमें हमें कंसल्टेंसी हायर करनी है, फिर उसको उसकी जो DPR है उसको बनानी होगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसको EPC मोड में कर सकते हैं या PPP मोड में कर सकते हैं। और इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं, आपको मालूम है यमुनोत्री का रोपवे ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। केदारनाथ के रोपवे जो हैं वो भारत सरकार के NHAI का जो विंग है जो रोपवे हैंडल करते हैं वो बनाने वाले हैं। सिमिलरली हेमकुंड साहिब का रोपवे भी वो बनाने वाले हैं। हरिद्वार में ऑलरेडी हमारे मनसा देवी, चंडी देवी 2 रोपवे चल रहे हैं। अभी हरिद्वार कॉरिडोर डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है उसके तहत भी नेटवर्क ऑफ रोपवेज जो हैं वहाँ पर बनाए जाएंगे। सर एक चीज़ और है कि बजट का साइज़ तो बढ़ रहा है, इस बार का बजट साइज़ 12,000 करोड़ के आसपास बढ़ गया, लेकिन ये भी सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लानिंग आप देखते हैं सर, जो एग्जीक्यूशन की बात होती है अभी भी 15 से 20,000 करोड़ रुपए का एग्जीक्यूशन ज़मीन पर नहीं हो पाता है, उसे हम खर्च नहीं कर पाते, उत्तराखंड गवर्नमेंट खर्च नहीं कर पाते। आपके हिसाब से कहाँ पर कमी रह जाती है? क्या विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ उसकी वजह से ये होता है या फिर कोई और वजह है? देखिए, विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ भी एक कारण होता है और उसके साथ साथ हमारे मैन पावर का भी इशू है। कुछ डिपार्टमेंट्स में इनसफिशिएंट मैन पावर है और मैन पावर को हमें सफिशिएंटली स्प्रूस अप करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र में और एनवायरमेंटल क्लियरेंस में काफ़ी समय लगना भी एक वजह होता है। सर, अभी सीएम धामी की तरफ से सभी सचिवों को निर्देश दिए गए थे कि ग्राउंड पर सभी को जाना है, सभी की जिम्मेदारी तय की गई थी। इस तरह के आदेश को आप किस तरह से देखते हैं? और ग्राउंड पर क्या आपको लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो चेंजेस आने लाजमी हो जाता है? नहीं, नेचुरली सेक्रेटेरिएट में हम लोग बैठते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और ग्राउंड पर क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका ग्राउंड फील पर्सपेक्टिव हमको भी मिलना बहुत ज़रूरी है। और वो मिलना शुरू हो जाएगा तो कई सारे इश्यूज़ जो हैं हमारे संज्ञान में आ जाएंगे और जो इश्यूज़ हैं उसको रेड्रेस कर पाएंगे। और ये यदि उसके लिए आवश्यक चेंजेस हमारे GOs में, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में करना होगा तो उसको कराया जा सकता है। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि उत्तराखंड जिस ध्येय के साथ, जिस उद्देश्य के साथ बना कि पहाड़ को विकास के ट्रैक पर ले आना है, उस सोच को लेकर के धामी जी की सरकार, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? क्या पहाड़ पर ज़्यादा आप लोग फोकस हैं, चूँकि मैदानी इलाके भी पहाड़ी इलाके हैं? पिछली सरकारों पर यह आरोप लगता रहा, पहले की सरकारों पर, कि मैदानी इलाकों में ज़्यादा विकास हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा सरकार फोकस दिखाई देती है। मौजूदा सरकार का विज़न क्या है इसे लेकर के? देखिए, पहाड़ की अपनी स्ट्रेंथ है, मैदान की अपनी स्ट्रेंथ है। वी हैव टू बेसिकली प्ले ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये मैदान में आ सकते हैं, पहाड़ में नहीं आ सकते हैं। पहाड़ के जो विकास में टूरिज़्म एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और अभी आपने देखा होम स्टे के माध्यम से जो होम स्टे योजना है स्टेट के, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 बार अपने मन की बात प्रोग्राम में जिक्र किया था। तो ये योजना जो है हर घर में, हर गांव में पॉपुलर हो गया है और उसकी वजह से विकास को हम डिसेंट्रलाइज करने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टूरिज़्म प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन करने पे वो है। और जो टूरिज़्म पॉलिसी हमने बनाया था उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में पूरे कंट्री के सबसे बेहतरीन पॉलिसी है जिसमें इतने इंसेंटिव्स किसी ने स्टेट ने नहीं दिया है। जैसे टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट जो आपके होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो इसमें आपका 25% तक कैपिटल सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं और टूरिज़्म प्रोडक्ट्स के लिए 100% तक कैपिटल सब्सिडी हम दे रहे हैं। तो इन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट आपको 2-3 साल में देखने को मिलेगा। और साथ ही आपके प्राइमरी सेक्टर है उस पर विशेष रूप से फोकस करना है, कनेक्टिविटी पे फोकस करना है। अभी पिथौरागढ़ का हमारा एयर सर्विस शुरू हो गया है, चिन्यालीसौड़ गौचर भी जल्दी स्टार्ट की जाएगी और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो है काम है वो बिल्कुल एंड पे है। और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार के साथ परस्यू कर रहे हैं जो कुमाऊं साइड के रेल नेटवर्क है उसको भी मजबूत करने के लिए।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, सरकार का विजन प्लानिंग सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच कुंदन। आप सर प्लीज मंच पर ही मौजूद रहें। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर, आप प्लीज मंच पर आएं, क्योंकि कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है मीनाक्षी सुंदरम जी ने। और आप देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब आप भी जानना चाहते थे, और उन्हीं सभी सवालों का हमने जवाब जानने की कोशिश की मंच से, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है बीइंग अ सेक्रेटरी। किस तरह का विजन है सरकार का, ये तमाम ऐसे सवाल जिन पर जवाब जानने की हमने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कुंदन, आपका भी बहुत शुक्रिया।